सो हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पीडियाट्रिक का टॉपिक है जिसको बोलते हैं हाइड्रोसेफेलस। सो हाइड्रोसेफेलस जो होता है वो आप पिक्चर से देख सकते हो कि इसमें बेबी का जो ये हेड है दिस वन, ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनलार्ज हो चुका है। तो ऐसा क्यों होता है, डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली इट इज़ अ एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये जो डिसऑर्डर्स है, ये डिसऑर्डर जो है वो आपके ब्रेन में मिलता है। क्यों? क्योंकि इस ब्रेन के पार्ट्स के अंदर वाटर का एक्यूमुलेशन हो जाता है और वो वाटर कौन सा होता है? CSF। तो डेफिनेशन में ये है कि एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड विद इन द वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ pathway of CSF and due to imbalance of absorption and production। तो डेफिनेशन में ये बताया गया है इसके अंदर कि हाइड्रोसेफेलस जो है वो क्या है, आपके ब्रेन के अंदर CSF का एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा। ये रीज़न ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपकी ब्रेन के अंदर जो CSF की प्रोडक्शंस हैं, या तो कोई CSF की प्रोडक्शन में कोई एबनॉर्मलिटी देखने को मिल रही है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, या फिर जो आपका CSF पाथवे होता है, जैसे CSF जहाँ से रिलीज़ होता है, रिलीज़ होकर जो वो आपकी पूरी सर्कुलेट होता है, कैसे आपकी ब्रेन से ड्रेन होता है, तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोसेफेलस बोलेंगे। तो हाइड्रोसेफेलस जो होता है वो बहुत मोस्ट कॉमन होता है इन्फेंट एंड ओल्डर अडल्ट के अंदर। तो हमारा टॉपिक जो है रिलेटेड टू इन्फेंट है, तो उसके हम बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा सा CSF के बारे में जान लेते हैं कि भाई CSF जो होता है उसका प्रेशर कितना होता है। तो बेसिकली जो हमारे अडल्ट होते हैं उसके अंदर प्रेशर जो होगा वो होगा 6 to 25 सेंटीमीटर ऑफ H2O, इसका नॉर्मल प्रेशर रहेगा। इन्फेंट के अंदर जो प्रेशर होता है वो 3 to 6 सेंटीमीटर ऑफ H2O रहता है, और जो चिल्ड्रंस होते हैं उसमें 6 to 12 सेंटीमीटर ऑफ H2 होता है। अगर हम बात करें इसकी सर्कुलेशन के बारे में, तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि आपकी ब्रेन के अंदर CSF जो होता है वो कैसे सर्कुलेट करता है। तो जिसे हम देखते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका CSF होता है, हमारे CSF के हमारे ब्रेन के अंदर कुछ स्पेस होता है जिस स्पेस को हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो आपको ये दिखाई दे रहा है, जो आपको दिस वन, ये जो है आपका, ये आपका है दिस वन, ये वाला, इसको हम बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल। सो हमारा जो CSF है, अगर हम आपसे पूछें कि भाई जो CSF जो होता है वो बनता कहाँ से, इसकी प्रोडक्शन जो होती है वो कहाँ से होती है, कौन इसको बनाता है? तो बेसिकली जो CSF होता है उसको बनाने के लिए हमारे ब्रेन में कॉर्ड प्लेक्सेस होते हैं जो CSF की प्रोडक्शन करते हैं। सो अगर हम इसके रेट के बारे में बात करें तो इसकी प्रोडक्शन कितनी होती है इन चिल्ड्रन के अंदर? तो जो चिल्ड्रन के अंदर हमें 0.3 ml पर मिनट की रेट से हमारा CSF प्रोडक्शन होता है, और अगर हम बात करें अडल्ट में तो वो बनेगा 150 ml। और अगर हम आवली बात करें तो आवली होता है 20 ml पर आवर। तो ये इसका प्रोडक्शन होता है। अगर हम डे में बात करें तो पूरे डे के अंदर कितना CSF प्रोड्यूस होता है, तो रेंज जो होती है वो 480 से लेकर 500 ml पर डे हमारे ब्रेन के अंदर CSF जो होता है वो बनता है और ड्रेन होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो सर्कुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो CSF जो होगा वो कॉर्ड प्लेक्सेस से लेटरल वेंट्रिकल के अंदर आएगा। लेटरल वेंट्रिकल के बाद जो हमारा जैसे ये आपका लेटरल वेंट्रिकल है, तो लेटरल वेंट्रिकल से आपका CSF रिलीज होकर नीचे की तरफ आएगा, जो उसका फ्लो है वो कहाँ जाएगा? थर्ड वेंट्रिकल के अंदर। थर्ड वेंट्रिकल के अंदर जो थर्ड वेंट्रिकल लेटरल से लेकर थर्ड वेंट्रिकल के बीच में जो एक रास्ता होता है, जो पैसेज होता है, उसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, या तो ये बोल सकते हैं या फिर हम उसको फोरामेन ऑफ मोनरो बोल सकते हैं। ये रहेगा इसके अंदर जो आपको यहाँ मिलेगा। फिर उसके बाद लेटरल वेंट्रिकल से निकलकर CSF थर्ड वेंट्रिकल में एंटर करेगा। फिर उसके बाद वो जाएगा आपके फोर्थ वेंट्रिकल में। तो सेम इसके बीच में भी एक हमारी डक्ट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्वेडक्ट। क्या बोलेंगे इसको? एक्वेडक्ट ऑफ साइलवस, या हम इसको सेरिब्रल एक्वेडक्ट भी बोलते हैं। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में जो एक डक्ट मिलती है उसका नाम क्या होता है? उसको बोलते हैं सेरिब्रल एक्वेडक्ट। देन उसके बाद ये हमारा फोर्थ वेंट्रिकल में CSF एंटर करेगा। फिर आपके फोर्थ वेंट्रिकल से आपका जो CSF होता है वो 2 ओपनिंग में चला जाता है।
तो एक को तो बोलते हैं फोरामिन ऑफ लश्का और एक को बोलते हैं फोरामिन ऑफ मैग्नेटी। तो यहाँ से क्या होगा, आपके दो एग्जिट होते हैं, एग्जिट पॉइंट होते हैं, जो एक फ्लूइड आपका CSF फोर्थ वेंट्रिकल से निकलकर फोरामिन ऑफ लश्कर में जाता है, जो लेटरल साइड में आपको मिलेंगे, और बीचों बीच में एक आपको डक्ट होगी, वो जो कहाँ पे जाके खुलेगी, फोरामिन ऑफ मैग्नेटी के अंदर। यहाँ से निकलकर जो आपका फ्लूइड होगा वो CSF आपके सब आर्कोनॉइड स्पेस में जाएगा, देन उसके बाद आर्कोनॉइड विलाई, देन उसके बाद सुपर सेरेब्रल साइनस से होते हुए आपके ब्रेन में जो CSF होता है वो ड्रेन हो जाएगा। तो अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो डायग्रामेटिकली देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सो बेसिकली क्या है जो आप देख पा रहे हो, दिस वन ब्लू पोर्शन, जो आप ये ब्लू पोर्शन है, जो आपका ये ब्लू पोर्शन, दिस वन ब्लू पोर्शन, इसको हम बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल। तो थर्ड वेंट्रिकल से यहाँ ये सॉरी लेटर वेंट्रिकल, यहाँ से आपका CSF बनेगा, देन ये यहाँ से होते हुए एक डक्ट्स के थ्रू वो नीचे आएगा। तो जो आपके थर्ड वेंट्रिकल, लेटर वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल के बीच में जो स्पेस होता है, जो आप ये देख पा रहे हो, इसको हम बोलते हैं इंटरवेंट्रिकल फोरामिन। यहाँ से निकलकर वो एंटर करेगा थर्ड के अंदर। सो दिस वन इज़ योर थर्ड, ये आपका थर्ड वेंट्रिकल है। फिर ये थर्ड से फोर्थ में जाएगा, जो इसके बीच में एक पतली सी डक्ट मिलेगी, इसको बोलेंगे एक्विडक्ट, एक्विडक्ट बोल सकते हैं या सेरेब्रल एक्विडक्ट बोल सकते हैं। देन ये एंटर करेगा आपके फोर्थ वेंट्रिकल में, फोर्थ वेंट्रिकल से होते हुए आपके बेस ऑफ द ब्रेन, ब्रेन से होते हुए आपके सब फिर उसके बाद ये सब आर्कोनॉइड स्पेस में पहुंचेगा, देन उसके बाद ये आपके सजाइटल साइनस में जाकर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये तो हमने बात करी इसके सर्कुलेशन के बारे में, तो CSF कैसे सर्कुलेट करता है आपके ब्रेन के अंदर। सो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं इसकी, नेक्स्ट जो है अगर हम इसकी बात करें इसकी कॉजेज़ के बारे में, तो बेसिकली जो आपका CSF जो आपका ये हाइड्रोसेफेलस है, उसकी दो कॉजेज़ होते हैं। तो एक होता है कम्युनिकेटिंग, एक होता है नॉन कम्युनिकेटिंग। तो इसमें देखते हैं, तो कम्युनिकेटिंग का मतलब ये होता है कि इसके अंदर बेसिकली ये जो है आपको ये जो होता है मोस्ट कॉमन मिलता है। तो हाइड्रोसेफेलस का जो टाइप जो होता है वो कौन सा होता है, आपका कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस होता है। इसको हम नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि भाई आपकी फ्लो, जो आपका CSF फ्लो कर रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से, वेंट्रिकल से लेकर पूरा आपके सजाइटल साइनस तक, उसके बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे है, स्पेस के अंदर। कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, स्पेस के अंदर। सो जो इसमें जो दिक्कत मिलेगी वो आपको कहाँ मिलेगी, सो बेसिकली आपको इसमें जो आपको लिखना होगा वो ये होगा कि कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस में आपको क्या मिलेगा इसके अंदर, कि इसमें जो प्रॉब्लम होती है, जो प्रॉब्लम जो स्टार्ट होती है वो कहाँ पे होती है, सब आर्कोनॉइड स्पेस के अंदर, सब आर्कोनॉइड स्पेस के अंदर। तो वो क्या कहलाता है, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस कहलाता है, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फॉर्मेशंस एंड एक्यूमुलेशन ऑफ CSF आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, ये रहेगा इसके अंदर। तो अगर हम बात करें कि इसमें कोई फ्लो या कोई एब्जॉर्प्शन में दिक्कत होती है, नहीं, यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे सब कुछ चीज़ें नॉर्मल रहेगी। दिक्कत कहाँ पे है, इस जगह पे प्रॉब्लम हो रही है, सब आर्कोनॉइड स्पेस के अंदर। तो अगर हम बात करें नॉन कम्युनिकेटिंग के बारे में, तो नॉन कम्युनिकेटिंग जो होती है इसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव, इसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस। अब जहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्टिव आ गया है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई ना कोई ब्लॉकेज होगा। तो ब्लॉकेज भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई क्या होगा, आपको स्टेनोसिस मिलेगा, कहीं ना कहीं पे उस पाथवे के अंदर आपको ब्लॉकेज मिलेगी। तो फॉर्मेशन जो होता है इसके अंदर वो नॉर्मल रहता है। नॉर्मली आपका कॉर्ड प्लेक्सस क्या करेगा, वो बनाएगा इसके अंदर। जो इसमें ऑब्स्ट्रक्शन जो हमें देखने को मिलेगी वो हमें देखने को मिलेगी पाथवे के अंदर। सो पाथवे में अगर बात करें तो मोस्ट कॉमन क्या होता है इसके अंदर, आपकी जो एक्विडक्ट ऑफ सर्विस है, इसके अंदर आपको ब्लॉकेज देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, इसके अंदर नैरो होती हुई दिखाई देगी। तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो हाइड्रोसेफेलस के दो टाइप्स होते हैं, कम्युनिकेटिंग, एक होता है नॉन कम्युनिकेटिंग, ये हमने पढ़ लिए हैं। देन उसके बाद हम बात करेंगे इसके साइंस, नेक्स्ट हम इसकी बात करेंगे कॉजेज़ के बारे में। सो बेसिकली कॉजेज़ हमने पढ़ लिए हैं, अब हम बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम के बारे में। सो साइन एंड सिम्टम के अगर बारे में देखें तो क्या आपको साइन एंड सिम्टम इसमें देखने को मिलेगा, इस तरह से क्या प्रॉब्लम होगी। तो बेसिकली
हाइड्रोसेफेलस हो रहा है तो आपके ब्रेन का साइज आपको क्या होगा, ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो क्या हमें इसमें मिलेगा, अगर हम अर्लीस्ट साइन के बारे में बात करें तो जो अर्लीस्ट साइन होगा इन्फेंट के अंदर, वो हमें क्या देखने को मिलेगा, बल्जिंग ऑफ एंटीरियर फॉन्टेनल। आपको इसमें बच्चे के जो एंटीरियर होता है वो आपको क्या मिलेगा, वो बल्ज हुआ मिलेगा। देन उसके बाद क्या होगा, जो बच्चे का इसमें आपको हेड सर्कमफ्रेंस जो होगा वो भी आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। देन उसके साथ साथ जो हमारी सूचर लाइंस होती हैं वो आपको सेपरेटेड मिलेगी, ठीक है। और इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, बच्चे के जो ब्रेन होता है उसमें वेन्स, जो स्कैल्प की वेन्स होंगी वो क्या मिलेंगी, डायलेटेड मिलेंगी। इसके अंदर बेबी की जो स्किन होगी वो कैसी होगी, काफ़ी ज़्यादा शाइनी होगी। ये आप देख सकते हो, जैसे आपको मैं दिखाती हूँ इसके अंदर, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो बेबी की जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा शाइनी है, इसमें वेन्स जो होंगी वो डायलेटेड होंगी इसके अंदर, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट साइन मिलता है, एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट साइन होता है, उस साइन को हम बोलते हैं मैकेन साइन, सॉरी क्या बोलेंगे इसके अंदर, मैकेन, 1 सेकेंड। तो जो हमारा इसमें जो इम्पॉर्टेंट साइन होता है वो होता है मैकेन साइन। सो बेसिकली मैकेन साइन क्या होता है, जब हम बेबी के हेड को एग्जामिन कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द प्रकशन, जब हम क्या करेंगे, बेबी के हेड को प्रकशन करके देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक क्रैक पॉट लाइक साउंड आपको मिलेगी। तो उसको क्या बोलते हैं, मैकेन साइन बोलते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम बेबी के हेड को प्रकशन करके देख रहे हैं तो वहाँ पे एक क्रैक पॉट साइन की आपको साउंड मिलेगा, ये होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट साइन क्या होगा, उसकी आंखें जो होगी वो कैसी होगी, जैसे सूरज डूब रहा हो, तो उसको बोलते हैं सन सेटिंग आई सिम्टम इसमें मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको ये मिलेगा। देन इसके साथ साथ बेबी को नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है, और बच्चे का बिहेवियर चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो हमने बात करी इसके साइन एंड सिम्टम के बारे में। अगर हम लेट साइन एंड सिम्टम के बारे में बात करें तो इसमें आपको लेट साइन एंड सिम्टम क्या मिलता है, अगर हम इसको टाइम से ट्रीट नहीं करते हैं तो बेबी को सीजर भी होने की संभावना हो सकती है इसके अंदर। तो बेबी को क्या होगा, जो लेट साइन होगा वो आपका रहेगा सीजर और हाई श्रिल क्राई, बेबी बहुत ज़ोरों से रोना स्टार्ट कर देगा। एंड इसके साथ साथ जो बच्चे का इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो भी आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। सो हमने ये चीज़ें बात करी, तो हमने सारा साइन सिम्टम के बारे में बात किया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हमें कैसे कैसे इसका पता लगाना है। तो सिंपल तरीका है, हमें सबसे पहले क्या करना है, फिजिकल इवैल्यूएशन करना है। फिजिकल इवैल्यूएशन करेंगे, जैसे मैंने बताया कि जब हम उसको प्रकशन करके देखेंगे तो बेबी को क्रैक पॉट साउंड देखने को मिलेगा। देन सेकंड क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम लंबर पंचर कर सकते हैं। इसमें इस कंडीशन के अंदर जो लंबर पंचर होता है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन में बेबी का जो आईसीपी होता है वो बढ़ा हुआ होता है। सो दैट्स वाई हम इस पर लंबर पंचर नहीं करेंगे। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसमें हम सीटी स्कैन करा के देखेंगे, तो हमें सीटी स्कैन से जो होगा इसकी क्लियर इमेज देखने को मिल जाएगी। सो अब हम बात करें नेक्स्ट, अगर हम ड्रग के बारे में बात करें तो इसमें हमारी जो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी वो रहेगी एसिटिलाजोलामाइड रहेगी इसके अंदर। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे आपका है ये आपकी ड्रग्स है, तो आपको ये ड्रग आप उसको प्रेफर करोगे, एसिटिलाजोलामाइड टैबलेट्स देते। ये जो टैबलेट्स होती है वो क्या करती है, डिक्रीज फॉर्मेशंस ऑफ CSF, जो ज़्यादा CSF बन रहा है उसकी फॉर्मेशन को क्या करेगा, कम कर देगा। और कौन सी ड्रग देंगे इसके अंदर, और जो ड्रग रहेगी इसके अंदर हमारी वो रहेगी 1 सेकेंड, जो सेकेंड जो हम ड्रग यूज़ करेंगे, जो सेकेंड ड्रग रहेगी वो रहेगी हमारे पास इसमें कार्बोनिक एनीहाइड्रेज इनहिबिटर। यह हम उस पेशेंट को ड्रग प्रोवाइड करेंगे। ये किस लिए दी जाती है, जब किसी बच्चे का आईसीपी लेवल बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में होती है। एग्जांपल हमारी जो ड्रग रहेगी इसके अंदर रहेगी मैनिटोल, ये हम इसके अंदर ड्रग्स इसमें प्रोवाइड करेंगे। तो अगर हम बात करें सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में, सो हम इसमें जो ड्रग्स देंगे वो ये ड्रग देंगे। अब हम बात करते हैं इसकी
मैनेजमेंट के बारे में, सर्जिकल मैनेजमेंट। तो बेसिकली हम इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे इसके अंदर, तो सर्जिकल मैनेजमेंट जो होगी इसके अंदर नंबर 1 हम क्या करेंगे, वेंट्रिकल पेरिटोनियल शंट, ये आपकी सर्जरी रहेगी। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो आपका CSF होता है उसको हमें बाहर निकालना होता है, तो हमें CSF को ड्रेन करना है फ्रॉम द लेटरल वेंट्रिकल। इसमें हम क्या करेंगे, लेटरल वेंट्रिकल से आपके CSF को बाहर निकालेंगे और किस रास्ते से होते हुए, पेरिटोनियल कैविटी से। तो जो हम ये सर्जरी परफॉर्म करेंगे इसको बोलते हैं वेंट्रिकल पेरिटोनियल शंट बोलते हैं। देन हम सेकंड के बारे में बात करें तो और क्या ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, जो नेक्स्ट ऑप्शन जो रहेगा वो हमारा रहेगा इसके अंदर वेंट्रिकल आर्टियल शंट। इसमें हमें क्या करना है, CSF को ड्रेन करना है। तो जो CSF जो ड्रेन होगा वो हमारा फ्रॉम द लेटरल वेंट्रिकल से हम इसको ड्रेन करेंगे और कहाँ लेके आएंगे, राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, उस वे में भी हम इसको ड्रेन कर सकते हैं। जो थर्ड रहेगा वो कौन सा रहेगा आपका, वेंट्रिकुलो प्लूरो शंट। इसमें भी हमें क्या करना है, CSF को ड्रेन करना है। तो जो इसमें जो CSF जो ड्रेन रहेगा वो हमें कैसे करना है, इसके अंदर CSF ड्रेन टू लेटरल वेंट्रिकल से निकालेंगे और कहाँ से करेंगे इसके अंदर, इसको प्लूरल कैविटी ऑफ लंग, उसके ज़रिए भी हम क्या कर सकते हैं, इस CSF को ड्रेन कर सकते हैं। एक लास्ट हमारे पास जो सर्जिकल रहता है वो रहता है वेंट्रिकुलो यूरेटिक शंट। इसमें हमें क्या करना है कि हमें CSF को ड्रेन करना है। तो CSF ड्रेन जो होगा वो सेम लेटरल वेंट्रिकल से, उसको किसके रूट से निकालेंगे, यूरेथ्रा के रूट से निकालेंगे। सो हमें क्या करना है, सर्जिकल मैनेजमेंट करना है। सर्जिकल मैनेजमेंट करने के लिए हमें CSF को, जो एक्सेसिव CSF है उसको हमें ड्रेन करना है, जैसे पेरिटोनियम से होते हुए, आपके एट्रियम्स के चैम्बर से होते हुए, आपके प्लूरल कैविटी से होते हुए, यूरेटिक से होते हुए, हम इसको क्या करेंगे, ड्रेन करेंगे। अगर हम बात करें नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में, सो नर्सिंग मैनेजमेंट एज अ नर्स आप वहाँ पे उसको कैसे मैनेज करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्री ऑप के बारे में। तो प्री ऑप आप क्या क्या करोगे वहाँ पे, तो आपको सबसे पहला जो होता है वो होता है रीपोजिशन। आप क्या करोगे, रीपोजिशन, जो बच्चे की रीपोजिशंस है आप उसको क्या करोगे, बार बार उसकी हेड की पोजीशन को आप चेंज करोगे। तो रीपोजिशन क्लाइंट हेड फ्रीक्वेंटली, आपका एज अ नर्स आपका जो वहाँ पे रोल रहेगा वो ये रहेगा कि आपको क्लाइंट की हेड को बार बार उसको पोजीशन को चेंज करते रहना है, ये चीज़ें इसके अंदर। देन सेकंड आपको क्या करना है, काफ़ी समय लेटे रहने से बच्चे को प्रेशर शॉक के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो हम उसमें प्रेशर शॉक से बेबी को प्रिवेंट करेंगे। देन हमें क्या करना है, हेड काफ़ी भारी हो जाता है तो उसका प्रेशर नेक पे पड़ता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सपोर्ट नेक व्हेन होल्डिंग। हमें जब बेबी को होल्ड कर रहे हैं तो हमें उसे नेक से उसको सपोर्ट करना है। वाइटल साइंस होते हैं वो आपको एवरी 15 मिनट के अंदर आपको मॉनिटर करनी है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ऑपरेट से पहले हमें बच्चे का हेड सर्कमफ्रेंस जो होता है वो मॉनिटर करना है। बेबी को जो डाइट जो दी जाएगी वो स्मॉल और फ्रिक्वेंट डाइट दी जाएगी इसके अंदर। देन हमें बेबी के जो ICP लेवल बढ़ता है उसके साइन एंड सिम्टम को ऑब्जर्व करना है इसके अंदर। और ऑपरेट से पहले बेबी को हमें क्या करना है, NPO करना है और इसकी हमें चार्टिंग करनी है। तो ये तो हमने बात करी सारी प्री ऑप के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं पोस्ट ऑप के बारे में। तो हमें क्या करना है, बेबी को हमें ऑपरेट करना है, उसके CSF को ड्रेन करना है। ड्रेन करने के बाद बेबी पोस्ट ऑप में जाएगा, पोस्ट ऑप रूम में जाएगा। तो वहाँ पे हमें क्या करना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि बेबी को हम लाई कैसे करेंगे। तो हमें बेबी को जो लाई करना है वो कैसे करेंगे, अनअफेक्टेड साइड से। मतलब जो बेबी जो होगा वो हम क्या करेंगे, उसको अनअफेक्टेड साइड की तरफ से लाई करेंगे। किसके लिए, ताकि जो बेबी को जो शंट होता है उसमें दिक्कत ना हो। ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, बेबी की जो IOP होता है, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर्स होता है, आप उसको मॉनिटर करोगे। देन आपको हेड को एलिवेट करना है।
आपको नेक्स्ट क्या होता है, जैसे बच्चा पोस्ट ऑप के बाद आपके पोस्ट ऑप रूम में आता है तो आप बेबी को क्या करोगे, हेड एलिवेट करोगे 15 to 30 डिग्री तक, ठीक है। देन 50 to 30 डिग्री पे आप अवॉइड करोगे। देन इसके साथ साथ हमें क्या करना है, बेबी के कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या कोई शंट में जो आपने शंट डाली थी उसके अंदर कोई माल फॉर्मेशन तो नहीं है, ये सब चीज़ें आप क्या करोगे, मॉनिटर करोगे, ठीक है। ये सब चीज़ रहेगा इसके अंदर। सो ये हमारा सारा टॉपिक था नर्सरी मैनेजमेंट को लेकर। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।